एवरी लाइफ कम्स विथ अ सरप्राइज ट्विस्ट है। 1999 के अंत में काल्पनिक शहर हैसोंग सिटी में शुरू होता है, जब पूरे विश्व में Y2K यानी वर्ष 2000 की कंप्यूटर क्रैश और दुनिया खत्म होने की भयानक आशंका फैल चुकी थी। और छोटे शहर में स्ट्रीट प्रीचर्स, कल्ट सदस्य तथा अपोक्लिप्स की अफवाहें हर कोने में गूंज रही थीं। इसी माहौल में 27 वर्षीय उनचैनी, जिसे शहर वाले ट्रेनवैक यानी अराजक और बेकाबू लड़की कहते हैं, डॉक्टर के कमरे में अपनी जन्मजात हृदय बीमारी के टर्मिनल होने की खबर सुनती है। डॉक्टर साफ बताता है कि उसका दिल किसी भी पल रुक सकता है। वह सदमे में बाहर निकलती है, जहां एक प्रीचर लोगों को बचाव के फ्लायर बांट रहा है और 31 दिसंबर 1999 को दुनिया के अंत की घोषणा कर रहा है। चैनी उस पर जोर से चिल्लाती है कि अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो क्यों पहले से सबको आशीर्वाद नहीं देते? क्यों अपोक्लिप्स को आगे नहीं बढ़ाते, ताकि जो लोग जल्दी मर रहे हैं वे भी मानवता का पतन देख सकें? वह अकेले मरना नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि पूरी दुनिया उसके साथ डूबे। फिर वह एक रोते हुए बच्चे को देखती है और उसे जबड़ा आइसक्रीम या स्नैक देकर अचानक नरम पड़ जाती है, जो दर्शाता है कि वह सिर्फ गुस्सैल नहीं, बल्कि गहरी संवेदनशीलता रखती है। घर लौटकर वह अपनी दादी किम जियोन बोक से, जो हार्टी हाउस नाम का लोकप्रिय रेस्तरां चलाती हैं और शहर में दान पुण्य के लिए जानी जाती हैं, किलिमंजारो पर्वत, नॉर्दर्न लाइट्स तथा दुनिया घूमने के लिए पैसे मांगती है, क्योंकि उसकी बकेट लिस्ट अधूरी है। लेकिन दादी स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता में मना कर देती हैं और फोन पर कहती हैं कि वे उस पुरानी, विनम्र, अच्छी और बीमारी से लड़ने वाली लड़की का इंतजार कर रही हैं। जिस पर चैनी कठोर जवाब देती है कि वह लड़की मर चुकी है, जैसे वह खुद जल्द मरने वाली है। ये दृश्य दोनों के बीच प्यार और नियंत्रण के जटिल रिश्ते को उजागर करता है, जहां दादी का सख्त रवैया डर से उपजा है, जबकि चैनी का गुस्सा उसकी निराशा और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। समानांतर कहानी में शहर के कचरा डंप यार्ड में एक गरीब कबाड़ी किम बोंग पाल कचरे के ढेर में गिरता है, जहां काला चिपचिपा जहरीला स्लज भरा होता है। उसकी त्वचा पर स्केल्स उभरने लगते हैं, कान पिघल जाता है और वह बेहोश होकर गायब हो जाता है। उसके शराबी दोस्त सिटी हॉल जाकर शिकायत करते हैं कि लोग गायब हो रहे हैं। वहां नया जूनियर अधिकारी लियोनजोंग, जिसे लोग अजीब या मिस्टर ऑनबाल कहते हैं, काम करता है। वह शांत, डेडपैन और रहस्यमय स्वभाव का है। वह चैनी को देखता है जब वह एक बच्चे की आइसक्रीम चुराती है और उसके सहयोगी उसे चेतावनी देते हैं कि उस ट्रेन वैक से दूर रहे ली। उनजोंग जानता है कि 20 साल पहले हैसोंग में दर्जनों बच्चे और वयस्क बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और अब फिर से वही घटनाएं दोहराई जा रही हैं। वह अपने बिखरे हुए अपार्टमेंट में, जहां फर्नीचर टेप से बंधा और सामान बिखरा रहता है, डॉक्टर हावोंदो नामक वैज्ञानिक की पुरानी अखबार कटिंग्स पढ़ता है, जो सेल रिजेनरेशन पर काम करता था। जर्मनी में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ऑर्फनेज में अनैतिक मानव प्रयोग करने के कारण एक आग की घटना के बाद बदनाम हो गया और सुरक्षा गार्ड की गवाही से सब उजागर हुआ। इसी बीच शहर का कुख्यात शिकायती राजा सोन क्युंग हून, जिसे सैप किंग कहा जाता है, हर छोटी मोटी बात पर सिटी हॉल पहुंचता है, जैसे अवैध कचरा, डंप, फिनॉल प्रदूषण या राक्षसों की शिकायत। जबकि घर पर वह कमजोर और उपेक्षित है, उसकी पत्नी फूलों का व्यवसाय संभालती है, जो डंप की बदबू से प्रभावित है, और बेटी उसे नजरअंदाज करती है। कांग रोबिन शर्मीला पड़ोसी पुशवॉवर है, जो रेस्तरां में काम करता है या आसपास घूमता रहता है और हाल ही में लीकेज ठीक करने में अपनी सारी बचत खर्च कर चुका है। चैनी पैसे की सख्त जरूरत महसूस करके इन दोनों को मनाने लगती है कि वे उसकी नकली किडनैपिंग की योजना में शामिल हों। दादी से 50 मिलियन वॉन फिरौती मांगी जाएगी, जिसमें से 5-5 मिलियन दोनों को मिलेंगे। तीनों मिलकर दूर दराज की जगह पर फर्जी रैंसम वीडियो बनाते हैं। चैनी कुर्सी पर रस्सियों से बंधी होती है, स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और पहली बार जीवंत महसूस कर रही होती है। तभी अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगता है और ठीक 9:27 पर रुक जाता है। वह मर जाती है। दोनों दोस्त घबराकर बहस करते हैं। रोबिन पुलिस बुलाने की बात करता है,
लेकिन क्युंग हुन कहता है कि किडनैपर की वेशभूषा में कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए शरीर को अस्थायी रूप से अवैध कचरा डंप में छिपा दें। वे शरीर को कार्ट में डालकर वहां ले जाते हैं जहां ली उन जोंग पहले से मौजूद है, क्योंकि क्युंग हुन ने उसी डंप की शिकायत की थी। कार्ट फिसल जाता है, शरीर स्लज में गिर जाता है। दोनों दोस्त भी उसी जहरीले कीचड़ में गिर पड़ते हैं। पुलिस बुलाई जाती है। लियोन जोंग बताता है कि उसने दो लोगों को मृत शरीर फेंकते देखा। फिर अचानक बारिश में पीछे खड़ी जीवित चैनी दिखाई देती है, जो कुछ मिनट पहले मरी हुई थी अब वापस आ गई है। शरीर गायब हो चुका था और अब वह जिंदा खड़ी है। जहां ली उन जोंग चैनी को मरा हुआ देख चुका था, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह जीवित और सामान्य खड़ी मिली। पुलिस और पैरामेडिक्स पहुंचते ही चैनी तुरंत रोबिन और क्युंगहून को सख्त हिदायत देती है कि नकली किडनैपिंग वाली पूरी घटना के बारे में पुलिस से झूठ बोलना है, वरना मुसीबत हो जाएगी। दोनों दोस्त घबराए हुए अजीब बहाने बनाते हैं और एक गुस्सैल बूढ़े आदमी के अचानक आने से मदद मिलने पर पुलिस उनकी बात मान लेती है। उसी समय निजी जासूस जून मो दादी किम जियोन बोक को फोन करके बताता है कि चैनी का फोन जीपीएस पहले जेजू द्वीप दिखा रहा था, लेकिन अचानक वह वापस हैसोंग सिटी में आ गई। अस्पताल में चैनी की पूरी जांच होती है। डॉक्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पहले की गंभीर जन्मजात हृदय बीमारी, खून के थक्के फेफड़ों की समस्याएं और सूजन पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। वह इसे चमत्कार कहकर हैरानी जताता है। दादी भी चैनी के शरीर में बदलाव महसूस करती हैं। बाद में वे उससे माफी मांगती हैं। 20 साल के डर और नियंत्रण के लिए पासपोर्ट थमाती हैं और दुनिया घूमने को कहती हैं। फिर एक निजी फोन कॉल करके चोई योंग जून नाम के प्रभावशाली व्यक्ति से बात करती हैं, जिससे लगता है कि दादी के कुछ बड़े कनेक्शन हैं। फ्लैशबैक में 20 साल पहले हैवोंडो लैब में वंडरकिंडर या वंडरकिड प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां अनाथ बच्चों को लाकर रहस्यमय रसायन इंजेक्ट किया जाता था, जिससे उन्हें सुपर पावर्स मिलते थे। एक लड़की जो मर नहीं सकती थी, और नंबर 3 972 वाला लड़का जिसके पास टेलीकिनेसिस था। वर्तमान में ली उन जोंग बुरे सपनों से जागता है और खुद को वही पेशेंट 3972 होने का एहसास करता है। वह सोचने लगता है कि कहीं चैनी भी उसी प्रयोग का हिस्सा तो नहीं थी। चैनी, रोबिन और क्युंगहोन अपनी अचानक मिली अजीब क्षमताओं से हैरान और घबराए हुए होते हैं। चैनी अनजाने में टेलीपोर्ट करने लगती है। क्युंग हून ग्रीन हाउस में कोई उपकरण खोजने जाता है। वहां ली उन जोंग अपनी टेलीकिनेसिस से पूरा ग्रीन हाउस नष्ट कर देता है, जबकि चैनी अंदर फंसी होती है। ग्रीन हाउस ढहने वाला होता है, तभी चैनी अचानक चीन के पास एक नाव पर टेलीपोर्ट हो जाती है, बिना यह समझे कि क्या हुआ। जेल में नाम सनग्यू नामक व्यक्ति द्वारा डॉक्टर हावन दो से मिलने से शुरू होता है, जहां वह चाइल्ड ऑफ इटर्निटी के बारे में पूछता है और बताता है कि ली उनजोंग हैसोंग लौट आया है। फिर सन ग्यू डॉक्टर हा को जेल से भागने में मदद करता है। चैनी नाव से वापस हैसोंग पहुंचकर अचानक ली उनजोंग के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है, जिससे वह चौंक कर उसे जोर से धकेल देता है। इस बीच डॉक्टर हा के वफादार अनुयायी स्योक जूरान स्योक होरान और किम पाल हो उनजोंग की वापसी पर चर्चा करते हैं और चैनी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। चैनी रोबिन के घर जागती है और बताती है कि वह टेलीपोर्ट कर सकती है। क्युंगहून गलती से फूल के गमले से चिपक जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति चिपकने वाली है। तीनों अपनी शक्तियों को औद्योगिक क्रांति के जहरीले फिनॉल से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस मिसिंग पर्सन्स की शिकायत पर चर्च ऑफ इटर्नल साल्वेशन पहुंचती है, जहां बेसमेंट में गायब लोग कैद हैं, लेकिन जूरान की शक्ति से वे अदृश्य रहते हैं। बाद में एक पुलिस वाले का चेहरा पिघलने लगता है। चैनी, रोबिन और क्युंगहून ली उन जोंग को कार में कैद करके जवाब मांगते हैं। तभी पुलिस कार क्रैश हो जाती है। एक अधिकारी बेजान हो जाता है। चैनी उन जोंग से मदद मांगती है। वह अपनी टेलीकिनेसिस से कार उठा लेता है। क्युंगहून जल्दी कार से चिपक जाता है। रोबिन अपनी ताकत से उसे बचाता है।